नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का टॉपिक है और नाम है संसाधन। देखो आराम से पढ़ेंगे। पहली चीज है हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे संसाधन किसे कहते हैं, साथ ही संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक कक्षा 12वीं में भी है, 11वीं में भी है और 10वीं क्लास के अंदर भी है। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में ये टॉपिक निश्चित रूप से आता है और काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बड़ी बात है, संसाधन किसे कहते हैं, इस संसाधन की परिभाषा, संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो संसाधन किसे कहते हैं, इस पर्यावरण में, पर्यावरण किसे कहते हैं, अपने चारों तरफ का जो भी आवरण है उसमें, इस पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, इस पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध हो, साथ ही उसका आर्थिक मूल्य भी हो, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे एक पत्थर है, पहाड़ों पे अपन देखते हैं पत्थर होता है, ये पत्थर संसाधन है, लेकिन संसाधन कब होगा, जब ये पत्थर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। देखो पत्थर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कब करता है, एक तो मकान बनाना हो तो पत्थर काम में आता है, कोई मूर्ति बनानी हो तो पत्थर काम में आता है, बहुत प्रकार से पत्थर में काम में आता है। लेकिन वो पत्थर एक पहाड़ पे पड़ा हुआ है अभी तक, लेकिन वो संसाधन नहीं है, वो पत्थर अभी तक संसाधन नहीं बना, क्योंकि वो अभी मानव के काम में नहीं आ रहा। इसलिए संसाधन किसे कहते हैं, इस पर्यावरण में उपस्थित समस्त वस्तुएं या इस पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो तथा जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो। यानी अब कोई मकान बना रहे हैं तो टेक्नोलॉजी है, इसलिए साथ ही उस वस्तु का आर्थिक मूल्य भी हो, उससे संसाधन कहते हैं। देखो एक वस्तु तभी संसाधन हो सकती है जब वो वस्तु उपयोग की संभव हो, यानी उपयोग में लेने लायक हो, तब वो वस्तु संसाधन होती है। मेरे हाथ में एक पेन है जो कि एक प्लास्टिक का बना हुआ है। ये पेन तब संसाधन बनेगा जब इसको मैं यहाँ पर लिखने के काम में लूंगा, इसलिए संसाधन होगा। दूसरी विशेषता क्या है, संसाधन कब कहलाता है, कि वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान हो। जैसे पत्थर है, उस पत्थर का रूपांतरण यानी उसको दूसरी डिजाइन अगर हम देंगे तो ही वो संसाधन कहलाता है। तीसरी क्या है, कोई वस्तु संसाधन कब हो सकती है, कि उस वस्तु से निश्चित उद्देश्यों की या पूर्ति होती हो। उस वस्तु की, जैसे मान लो लोहा है, लोहे का उद्देश्य क्या है कि अपन लोहे के लिए गाड़ियां भी बनाते हैं, लोहे से फर्नीचर भी बनाते हैं। ये लोहा तब अपने आप ही संसाधन बन जाता है जब उसकी पूर्ति होती हो। एक बहुत बड़े भूगोलविद हुआ करते थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। क्या नाम, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने संसाधन के लिए कहा था कि संसाधन किसे कहते हैं, तो जिम्मरमैन के अनुसार है कि संसाधन होते ही नहीं है। जिम्मरमैन ने क्या कहा था, संसाधन होते ही नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। समझ गए मेरा कहने का मतलब, कि जिम्मरमैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। अरे अपने धरातल के अंदर, अपने भूतल के अंदर लोहा है, कोयला है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो कोयला तब संसाधन होगा जब उसका मानव उपयोग में लेगा, जब उसका अपन किसी न किसी कार्य में उसको उपयोग में लेंगे, तभी वो संसाधन कहलाता है। तो जिम्मरमैन ने क्या कहा था, संसाधन होते ही नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। देखो मानव संसाधन, मानव जो है वो मानव संसाधन का निर्माता होता है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि मानव संसाधन का निर्माता होता है, इसलिए इस मानव को संसाधनों का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मानव को संसाधन का जनक क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखो छोटा सा आंसर आएगा, मानव को संसाधनों का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव ही संसाधनों का निर्माता है। अरे निर्माण कैसे होगा, कि अपने धरातल के अंदर, अपने भूतल के अंदर बहुत लोहे के भंडार हैं, लेकिन वो लोहा संसाधन नहीं है अभी तक। कब तक नहीं है, जब तक उस संसाधन को, उस वस्तु को अपने उपयोग में नहीं लेंगे। तो मानव ही है जो उसको उपयोग में लेगा, और कोई जीव जंतु तो उसको उपयोग में लेंगे नहीं। कि जैसे मान लो भैंस है साहब, भैंस कहाँ उसको उपयोग में लेगी। इसलिए मानव
मानव संसाधन का जनक है, क्योंकि मानव ही संसाधनों का निर्माता होता है। अब देखो, संसाधन दो तरीके के माने जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो संसाधन मूर्त होता है, मूर्त, और दूसरा अमूर्त। मूर्त, दूसरा अमूर्त। मूर्त संसाधन किससे कहते हैं? मूर्त संसाधन वो होता है जो दिखाई देता है। जैसे मान लो कोयला है, कोयला एक मूर्त संसाधन है। लोहा है, लोहा एक मूर्त संसाधन है। अमूर्त संसाधन किसे कहते हैं? जो दिखाई नहीं देता। जैसे मैं सोच रहा हूं, सोचना एक संसाधन है, लेकिन ये अमूर्त है, दिखाई नहीं दे रहा। मेरी एक्टिविटी, अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये मेरी एक एक्टिविटी है, ठीक है ना। मैं क्या सोच रहा हूं इस टाइम पर, मेरा उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, ये अमूर्त संसाधन है। अब देखो, संसाधन कब, कोई भी वस्तु संसाधन कब होती है? जब वो मानव उपयोगी होती है। आपको मैंने पहले भी बताया, कोई भी वस्तु कब संसाधन होती है? जब वो मानव उपयोगी होती है। देखो, आपने नाम सुना होगा टिहरी बांध का, जो कि गंगा नदी पर, भागीरथी नदी पर टिहरी नदी। इस टिहरी नदी पर जो पानी भरा हुआ है वो संसाधन है, क्योंकि उस टिहरी नदी के बांध से विद्युत उत्पादन होता है। इसलिए वो जल, जो टिहरी बांध का जो जल है, वो क्या है? संसाधन है। अब वो टिहरी बांध से जब वो पानी निकलता है और जाकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला पानी संसाधन नहीं है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला पानी मानव उपयोगी नहीं है। इसलिए इसको संसाधन हम नहीं बोलेंगे। लेकिन वही पानी जो कि टिहरी बांध में है, उसको हम संसाधन बोलेंगे, क्योंकि टिहरी बांध वाले पानी से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा संसाधन किसे कहते हैं। देखो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव उपयोगी है या मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, उससे हम संसाधन कहते हैं। और संसाधन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, अर्थात प्रौद्योगिकी हो, उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हो, साथ ही उसका आर्थिक मूल्य भी हो। वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब देखो, संसाधनों का अपन वर्गीकरण करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें लिख देते संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। देखो, संसाधन कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। आपको मैं बता दूं, संसाधन के प्रकार, संसाधनों को वर्गीकरण करेंगे। पहले तो संसाधन है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर? दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया कि उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा है उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर। और तीसरा, चौथा क्या है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। यानी संसाधनों का अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर 1, उद्देश्य के आधार पर 2, तीसरा है उपयोग की सततता के आधार पर 3, और चौथा है स्वामित्व के आधार पर। अब इसको हम आराम से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब इसका अपने एक एक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला अपना था उत्पत्ति के आधार पर। संसाधनों के वर्गीकरण में पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। यानी ये जो संसाधन उत्पादित किए जाते हैं उसके आधार पर अपन देखते हैं कि संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है जैविक संसाधन,
क्या? जैविक संसाधन। दूसरा है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, क्लियर? अब जैविक संसाधन किसे कहते हैं? देखो शब्द से ही पता चल रहा है कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं। जैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें जीव होता हो, यानी जो सजीव होते हो उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। अर्थात सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन, सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जो संसाधन सजीव होते हैं वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मानव, क्या? मानव, जीव जंतु, पशु, और जैसे वनस्पति, ये सभी क्या हैं? ये जैविक संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या है? जीव होता है, ये सजीव होते हैं, इसलिए इन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। अब देखो इसमें इनकी एक विशेषता और होती है। इन जो जैविक संसाधन है इनमें प्रजनन क्षमता होती है। प्रजनन क्षमता होने के कारण ये क्या है? अपने स्थान पर दूसरे भी लाते जाते हैं, यानी इनका नवीनीकरण होता जाता है। जब इनका नवीनीकरण होता है तो ये कौन से संसाधन बन गए? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। आपको ये पूछ लिया जाए कभी, क्या जैविक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन? तो अपना आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन होने का मुख्य कारण क्या है? कि जैविक संसाधन में प्रजनन क्षमता होती है। जब प्रजनन क्षमता होती है तो अपने स्थान पर दूसरा भी इनमें दूसरा उत्पादित करने की क्षमता भी होती है, इसलिए नवीकरणीय संसाधन होते हैं कि ये अपने स्थान पर दूसरे लाते जाते हैं, दूसरा तीसरा लाएगा, तीसरा चौथा लाएगा। अर्थात ये पूरी तरह से असीमित हैं, इसलिए इनको असीमित संसाधन भी कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, साथ ही जैविक संसाधन भी कहते हैं। अब देखो ये जो जैविक संसाधन है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो चल संसाधन और एक अचल संसाधन। देखो चल संसाधन किसे कहते हैं? जैसे मानव और जीव जंतु, पशु, मानव, जीव जंतु और पशु ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, इसलिए इनको चल संसाधन कहते हैं। जबकि वनस्पति या फिर पेड़ पौधे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अचल संसाधन भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से अचल संसाधन कौन सा है? अर्थात ये परिभाषा पूछ ली जा सकती है कि अचल संसाधन कौन से होते हैं, तो हम लिखेंगे जो संसाधन स्थिर होते हुए भी अपने स्थान पर विकास करते रहते हैं वो अचल संसाधन कहलाते हैं, जिनमें वनस्पति या पेड़ पौधे सभी प्रकार आते हैं। फिर चल संसाधन वो जैविक संसाधन जो स्थिर ना होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उन्हें चल संसाधन कहते हैं। और इन चल संसाधनों में क्या आता है? मानव, जीव जंतु और पशु पक्षी, ये सभी क्या हैं? चल संसाधन में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अजैविक संसाधन की। देखो जिस प्रकार हमने इसके बारे में देखा, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आ रहा है कि अजैविक संसाधन यानी कि वो संसाधन जिनमें जीव नहीं होता, अर्थात वो सभी घटक जो निर्जीव होते हैं, यानी निर्जीव घटक सभी प्रकार के वो अजैविक संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे खनिज है, इसमें क्या क्या आ गया? खनिज आ गया, खनिज। ठीक है, जो भी ऊर्जा वाले हैं, ठीक है, ऊर्जा, भूमि, मिट्टी, भूमि, मिट्टी, ये सभी क्या हैं? अजैविक संसाधन होते हैं। इन संसाधनों में क्या है? जीव नहीं होता है। जैसे जल है, जल में भी जीव नहीं होता, पवन है, पवन में भी जीव नहीं होता। यानी अजैविक संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीव नहीं होता। खनिजों में जीव नहीं होता, इसलिए अजैविक संसाधन है। भूमि है, मिट्टी है, जल है, पवन है, ये सभी प्रकार के क्या हैं? अजैविक संसाधन है। दूसरी बात, ठीक ये जैविक संसाधन के बिल्कुल अपोजिट होता है। इनमें प्रजनन क्षमता होती है, इसलिए ये नवीकरणीय हैं। इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जब ये नवीकरणीय है, ये और भी पैदा हो सकते हैं, एक जाने के बाद में दूसरा आ सकता है, इसलिए ये नवीकरणीय भी है, साथ ही असीमित संसाधन है। क्या है? असीमित संसाधन। जबकि
ये क्या है, ये अननवीकरणीय है, यानी इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। अगर जैसे मान लो खनिज है, लोहा है, लोहा अपन निकालते जाएंगे वो एक दिन खत्म हो जाएगा, उनका ऑटोमेटिकली नवीनीकरण नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या हो गए, अननवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। साथ ही वो सीमित संसाधन है, यानी लोहा या कोयला है, ये लिमिटेड हैं और जैसे वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद में नवीनीकरण नहीं होता, इसलिए वो क्या हो गया, सीमित संसाधन है। ये क्या है, असीमित संसाधन है। तो इस प्रकार हमने देखा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों का क्लासिफिकेशन देखा है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहते हैं, जो सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन होते हैं वो जैविक संसाधन कहते हैं, और जो निर्जीव संसाधन होते हैं वो अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनको नव्यकरणीय संसाधन भी कहते हैं, इनको अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। इनमें प्रजनन क्षमता है इसलिए ये असीमित संसाधन है, इनमें प्रजनन क्षमता नहीं है इसलिए ये क्या हो गए, सीमित संसाधन भी हैं। अब इसके बाद में अपना देखते हैं अगला संसाधन और वो है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर हम संसाधन देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर अब देखो, उद्देश्य के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा संसाधन, कौन से, ऊर्जा संसाधन। दूसरा है गैर ऊर्जा संसाधन, गैर ऊर्जा संसाधन, यानी जिनमें ऊर्जा होती है वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जिनमें ऊर्जा नहीं होती वो गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जो ऊर्जा संसाधन है ये भी देखो दो प्रकार के हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत संसाधन इसको बोल देंगे अपन परंपरागत संसाधन, और दूसरा क्या है, गैर परंपरागत संसाधन। क्लियर। अब देखो परंपरागत संसाधन अपने किसे कहते हैं, परंपरागत संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिनका प्राचीन काल से ही उपयोग किया जा रहा है, परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है और परमाणु ऊर्जा आदि का प्राचीन काल से ही प्रयोग करते आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गए, परंपरागत संसाधन कहलाए। और गैर परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं, तो गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है, यानी पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब जैसे ही टेक्नोलॉजी आई है तो इन संसाधनों का भी प्रयोग करने लग गए, इसलिए गैर परंपरागत संसाधन है। जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, ये सभी क्या है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सभी क्या है, गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा, और वो अगला कौन सा आ रहा है, उपयोग की सततता के आधार पर। हाँ, ये एक रह गया अपना गैर ऊर्जा संसाधन, यानी गैर ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें ऊर्जा नहीं होती, जैसे कच्चा माल निर्माण के उपयोग में आता है। गैर ऊर्जा संसाधन कच्चा माल निर्माण के उपयोग में आता है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सभी क्या है, गैर ऊर्जा संसाधन है। अब है अपना उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन, देखो उपयोग की सततता के आधार पर, यानी कि इनको उपयोग के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। उपयोगी सततता के आधार पर भी ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो नव्यकरणीय संसाधन, नव्यकरणीय संसाधन, दूसरा है अनव्यकरणीय संसाधन। देखो नव्यकरणीय संसाधन कैसे कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, नव्यकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका
दोबारा निर्माण हो सकता है, यानी एक के जाने के बाद में दूसरे का निर्माण भी हो सकता है, वो होता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन की विशेषता होती है कि इनमें प्रजनन क्षमता होती है। प्रजनन क्षमता होने के कारण एक संसाधन के जाने के बाद में दूसरा संसाधन भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। अब इन संसाधनों में क्या है, एक बार उपयोग में लेने के बाद में पुनर्स्थापन किया जा सकता है, इसको बोलते हैं कि अपन नवीकरणीय संसाधन है। इससे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अपन असीमित संसाधन भी कह सकते हैं। क्या? असीमित संसाधन। असीमित संसाधन यह है कि एक बार इस संसाधन का उपयोग करने के बाद में दोबारा भी ये उत्पादित हो जाता है, इसलिए असीमित संसाधन है, यानी ये खत्म नहीं होता, इसलिए असीमित संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है। देखो, इसको उदाहरण के रूप में अपन जा सकते हैं, जैसे मानव है, पशु है, वन है, जल, पवन, सौर, भूतापी है, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। मानव समाप्त नहीं होगा, ठीक है, यानी कि मानव एक जाने के बाद में दूसरा भी आ जाता है। वन है, वनस्पति है, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। फिर है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिनका एक बार उपयोग में लेने के बाद में दोबारा इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में सभी प्रकार के खनिज वगैरह ये आ जाते हैं। जैसे मान लो कोयला है, कोयले का एक बार उपयोग में लेने के बाद में इसका रूपांतरण किसमें होता है? सिर्फ राख ही होती है, बाकी ये दोबारा कोयला तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी टाइम पर लोहे का, इनका सभी का निर्माण हुआ था। इसलिए अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, एक बार उपयोग में लेने के बाद में दोबारा उनका उत्पादन नहीं हो सकता, इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। साथ ही इनको दूसरे संसाधन किस नाम से जाना जाता है? सीमित संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। सीमित संसाधन इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि जैसे मान लो कोयला है, ये कोयला सीमित है, इस पृथ्वी के अंदर कोयला सीमित है। जैसे जैसे हम कोयले का अधिकाधिक उपयोग करते जाएंगे, एक दिन ये आएगा कि कोयला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही कोयला समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और इसका उत्पादन री-उत्पादन होता नहीं है, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। साथ ही ये लिमिटेड है, इसलिए इसको सीमित संसाधन कहते हैं। तो ये है उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के देखे हैं अपने, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जैसे कि मैंने आपको बताया, नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिनका नवीनीकरण हो सकता है, जिनको दोबारा भी उत्पादित किया जा सकता है। जैसे मानव है या वनस्पति है, एक पेड़ अगर कट गया तो दूसरा पेड़ भी तुरंत तैयार हो सकता है। मानव है, एक आदमी खत्म हो गया तो दूसरा आदमी भी तैयार का मतलब है कि ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भारत जो जनसंख्या है वो नवीकरणीय संसाधन के अंदर आता है। अब एक अगला और अंतिम है अपने पास में, वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। चौथा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखो, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन तीन प्रकार के माने गए हैं। एक तो व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखो, व्यक्तिगत संसाधन, जो संसाधन व्यक्ति के लिए खुद के लिए होते हैं वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। यानी जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे मकान है, भूमि है, नकदी है, कोई आभूषण है, ये सभी के सभी क्या हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। क्या क्या? जैसे मकान, कोई आभूषण है, भूमि है, यानी जिसको अपन जमीन बोलते हैं, ये सभी, और कोई सोना है, स्वर्ण जिसके आभूषण बनाए जाते हैं वो है, ये सभी क्या है? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, यानी जो वो संसाधन है जिनमें राष्ट्र का अधिकार होता है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे जनसंख्या है, खनिज है, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। जनसंख्या आ गई, ठीक है, पवन है, सौर ऊर्जा है,
ठीक है, ये सभी क्या हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जल है, ठीक है, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिसमें किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार न होकर पूरे विश्व लेवल का अधिकार होता है। अब इसके अंदर मानव की समृद्धि है, उन्नति है, कल्याण के लिए उपयोगी है, ये समस्त भौतिक और जैविक संसाधन कहलाते हैं एक तरह से। यानी जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मानव कल्याण है, मानव का कल्याण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही हैं, इस प्रकार उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अतः तो स्टूडेंट्स आज अपना जो टॉपिक है कौन सा है, संसाधनों का वर्गीकरण। ये हमने पढ़ा है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण अच्छे से पढ़ा। एक बार फिर से इसका जो टॉपिक का अधूरा जो बचा हुआ है वो एक बार फिर से लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।